इसका नेम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज मैं ये डिस्कस करूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीडीओ के अंदर। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं और आई थिंक मैं कंप्लीट आपको कंसेप्ट दूंगा जिसमें ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। इस टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, उन कंटेंट्स में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, इसके बाद डायस्ट्रेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, कायरल सेंटर क्या होता है, कायरलिटी और कायरल सेंटर में डिफरेंस क्या है, इसके बाद प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसको डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। ये मैं टॉपिक आज डिस्कस करूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें अब डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, मगर डिफरेंस कहां पर आ रहा है? बट डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, मगर वो लाइट का उनके अंदर जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तभी तो इसका नेम ऑप्टिक से रिलेटेड है। ऑप्टिक मीन लाइट। ऐसे कंपाउंड जो उनके ऊपर जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट फॉल की जाए तो उस लाइट की बेस पे उनका बिहेवियर जो होता है वो लाइट के इफेक्ट उन पे क्रिएट होता है। लाइट जो होती है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको रोटेट करवाती है, ठीक है। वो लाइट का बिहेवियर में डिफरेंट होता है इसमें। तो ये कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। इसमें आइसोमर्स होते हैं, इस तरह के नाम को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड दोस कंपाउंड व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। जब उनके ऊपर लाइट को फॉल किया जाए तो लाइट एक्सिस को रोटेट करवा सकें, वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। यहां पर एक खास किस्म की लाइट को डिस्कस किया जाएगा जिसे हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होती क्या है? स्टूडेंट, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जैसे ये बल्ब की लाइट होती है, सनलाइट होती है, जैसे रूम में लाइट है, ये लाइट जो होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई होती है। इस लाइट के अंदर ये लाइट जो होती है हर डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड हो रही है, हर डायरेक्शन में ये मूव कर रही है इसमें लाइट। जब इस लाइट को जिसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, इसको लाइट को जब हम नाइकल प्रिज्म से पास करते हैं, ये प्रिज्म नाइकल प्रिज्म होता है जो कैल्साइट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये प्रिज्म क्या करता है कि लाइट एक्सिस को, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एक प्लेन पे कन्वर्ट कर देता है। ये बाकी सारे प्लेन को कट करके सिर्फ एक प्लेन को फेवर देता है। बाकी सारी लाइट के प्लेन को ये कट ऑफ करके सिर्फ एक प्लेन को फेवर देता है, जिसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये सिर्फ एक प्लेन को छोड़ के बाकी सारे प्लेन को कट कर देता है इसमें। इसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। और ऐसे अगेन कंपाउंड जिनके ऊपर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट फॉल की जाए, जब वो लाइट फॉल की जाए प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, उस लाइट को ये रोटेट करवा सकें, उस लाइट एक्सिस को रोटेट करवा सकें, तो वो कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कायरलिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल में कायरलिटी क्या होती है। इसमें कायरल वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इट मीन
किया गया है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक कायरल सेंटर मौजूद हो, कम से कम एक कायरल कार्बन हो, वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं लाइट प्लेन को रोटेट कर सकते हैं, लाइट एक्सिस को रोटेट करवा सकते हैं। अब जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम का स्ट्रक्चर कार्बन का टेट्राहेड्रल हो और कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती हैं वो चार डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो उस कार्बन को हम कायरल सेंटर कहते हैं। अब इसको अगर आप देखें इसमें, तो ये जो एक आपके सामने मॉडल शो किया है इसमें, इस मॉडल के अंदर ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये चार बॉन्ड बन रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप है। इस टेट्राहेड्रल शेप में कार्बन एटम चार एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, चार ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है और चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट कलर यहाँ पर मैंने शो हो रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को शो करते हैं। इट मेक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल और यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी को चार डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी को चार डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई करेंगे, उस कंपाउंड में वो कार्बन जो होती है उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और वो कंपाउंड जो होते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन कायरल कार्बन होगा, जिसके अंदर एक कायरल कार्बन होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। जब इनके ऊपर लाइट के प्लेन को फॉल किया जाए तो लाइट एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं। इस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ये चारों डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट ग्रुप्स को यहाँ पर बता रहे हैं कार्बन की चारों वैलेंसी को। ये कार्बन टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी को चार डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं, तो इस सेंटर को इस कायरल सेंटर कहते हैं। इस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहते हैं। जिस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन कायरल होगी उसे हम कहते हैं कायरल कंपाउंड, या उस कायरल सेंटर से कहा जाता है कार्बन को। अब कंपाउंड के अंदर एक कार्बन कायरल होगा, कम से कम एक कायरल होगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव है। अब यहाँ पर ये आपने देखा है कि डायसिमेट्रिक कंपाउंड भी कायरलिटी शो करते हैं, इसे भी हम कहते हैं कायरल कंपाउंड ही कहते हैं इसमें। अब हम सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो सिमेट्री यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। सिमेट्री जो है इसमें कितनी टाइप्स की होती है, कौन से मॉलिक्यूल जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं और कौन से सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है। इसमें टाइप्स हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री, नंबर 3 इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 4th वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, नहीं होती, जिन कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जिन कंपाउंड में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, ये हो भी सकती है नहीं हो सकती इसमें, तो वो कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अब इसको देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए, तो ये स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन। इस साइक्लोब्यूटेन के अंदर अगर आप एक ऐसा प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा प्लेन हो जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ऐसा प्लेन, मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, अगर वो प्लेन मौजूद है, इट मींस उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। साइक्लोब्यूटेन को अगर आप इधर से देखो, इस प्लेन से देखो, इस प्लेन से अगर डिवाइड करते हो, से काटते हो, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर आप यहां से काटें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इट मींस कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है, और जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि
कि मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा सेंटर जिसे आप दो इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल लेंथ पे, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें और आपको दो सेम ग्रुप वहां पर मिले। मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर जिस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जाएं दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर, तो सेम ग्रुप अगर वहां पर आपको मिलते हैं, इट मीन उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर हो जिस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे यहां पर और इक्वल डिस्टेंस पे यहां पर जाए, तो जो ग्रुप यहां प्रेजेंट हो, कोई ग्रुप यहां प्रेजेंट हो, मीन अगर उसमें एक ऐसा सेंटर जिसमें ये जो दो इक्वल डिस्टेंस पे अगर आप दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से अगर आपको दो सेम ग्रुप मिलते हैं वहां पर, इट मीन उसमें क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हो। अगर दो ग्रुप सेम वहां पर मौजूद हैं, दोनों ग्रुप सेम हो, इधर भी इधर भी, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। और जिन कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मौजूद होगी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब जैसे ये कायरल कंपाउंड है, इस कायरल कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इस मॉलिक्यूल को अगर आप कहीं से भी काटें, इधर से काटें, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट मिलेंगे आपको। इधर से काटें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती। इस सेंटर से इधर आए, इस सेंटर से इतने डिस्टेंस पे यहां पर जाएं, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होता है। मीन केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो, तो वो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। एंड थर्ड वन इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती इसमें। और फोर्थ वन इज अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये एब्सेंट होगी तो ये कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अक्सर डिस्कस करते हैं, इसमें डिस्कस किया जाता है कि कंपाउंड एसिमेट्रिक हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एसिमेट्री का मतलब होता है कि किसी किस्म की सिमेट्री ना हो। अब सिमेट्री 4 टाइप्स की है, तो यहां पर अगर किसी किस्म की सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ये सारे एब्सेंट होंगे, जबकि यहां पर क्या होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकती है कंपाउंड। ठीक है, कायरल कंपाउंड में या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है, इसलिए हम एसिमेट्री की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं डायसिमेट्री का, कि वो कंपाउंड जिनमें डायसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड डायसिमेट्रिक होते हैं, उनमें डायसिमेट्रिक में सिर्फ ये चीज एब्सेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिस्कस किया जाता है। जब ये चीज आप डिस्कस करोगे, ये दो चीजें आप डिस्कस करोगे, कि ये डायसिमेट्रिक कंपाउंड में आते हैं, अगर ये एब्सेंट होंगे तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डायसिमेट्रिक कंपाउंड को डिस्कस किया जाता है एसिमेट्रिक की प्लेस पे। एसिमेट्रिक का वर्ड जो होता है वो अगर यूज करेंगे तो वो सूटेबल नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि इसमें किसी किस्म की सिमेट्री ना हो। ठीक है, जब डायसिमेट्रिक की बात जब की जाती है तो डायसिमेट्रिक कंपाउंड में ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री को सिर्फ डिस्कस किया जाता है। ये एब्सेंट होंगे तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके बाद हम कैसे पता चला सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। हम कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर हमारे पास सैंपल हो लैक्टिक एसिड का, हमारे पास सैंपल हो ग्लूकोज का, अल्कोहल का सैंपल हो, तो हम सैंपल को देख के नहीं बता सकते कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इसको हम एक्सपेरिमेंट से चेक करते हैं। कंपाउंड एक्सपेरिमेंट से चेक किया जाता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में हम यूज करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, उससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। उस एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम यूज
यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। और पोलैरिमीटर में जो कंस्ट्रक्शन है इसमें इस पोलैरिमीटर की वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले एक लाइट का सोर्स होता है उसके अंदर, वो बल्ब की लाइट हो सकती है, ठीक है, लाइट का सोर्स है जिसमें से लाइट आ रही होती है और ये लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई होती है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको नाइकोल प्रिज्म से पास किया जाता है जो कैल्साइट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये नाइकोल प्रिज्म सिर्फ एक प्लेन को फेवर देता है, बाकी सारे लाइट के डायरेक्शन को सारी कट ऑफ करके सिर्फ एक प्लेन को छोड़ देगा। एक प्लेन को यहाँ पर कन्वर्ट सिर्फ एक प्लेन में से कर देगा, बाकी सारे प्लेन को ये कट ऑफ कर देगा। ये है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइजर जो होता है जो इसे पोलराइज करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में एक प्लेन में यहाँ पर आ चुकी है, इसको जब हम सिंपल सॉल्यूशन में से पास करते हैं, यहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल रखा जाता है। जिस सैंपल के अंदर हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को फॉल करते हैं, जब इस सैंपल के ऊपर इस लाइट के प्लेन को फॉल किया जाता है तो अब इसके बाद यहाँ पर स्केल में हमें रिजल्ट मिलता है। ये इसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में तीन तरह का रिजल्ट हमारे पास हम आएगा। पहला है अगर ये सैंपल लाइट के प्लेन को रोटेट ना करे, लाइट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में यहाँ पर पास आउट हो जाए, सिंपल में इट मीन के इट इज अनअफेक्टेड लाइट, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उस कंपाउंड ने उस लाइट के प्लेन को किसी डायरेक्शन में रोटेट नहीं किया, उसी जिस डायरेक्शन से लाइट इंटर हुई उसी डायरेक्शन से पास आउट होगी सिंपल में से, क्योंकि कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये सैंपल इस लाइट के प्लेन को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट मीन वो कंपाउंड कौन सा होगा? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है। क्लॉकवाइज कैसे होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगी? ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है सैंपल से, ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है सैंपल से, इट मीन ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो सैंपल उसे रोटेट करवा रहा है लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये है, ये इस किस्म की रोटेशन को डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन कहते हैं। वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और वो कौन सी रोटेशन जो होगी इससे बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन। थर्ड वन, इफ सैंपल रोटेट अ पीपीएल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो सैंपल इस लाइट के प्लेन को रोटेट करवाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कंपाउंड जो होता है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है और वो होगा, इसे कहते हैं लेबोरेटरी रोटेशन। इससे हम प्लस से और इससे नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें इससे बोलते हैं लेबोरेटरी रोटेशन। ये इस तरह के रिजल्ट यहां पर आ सकते हैं। अगर सैंपल में से लाइट गुजरे, पीपीएल अगर रोटेट हो जाए, सैंपल उस लाइट के एक्सिस को रोटेट करवाए, तो मीन वो सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरह हम एक्सपेरिमेंट करके इस पोलैरिमीटर के थ्रू हम ये पता चला सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स लैक्टिक एसिड के देखेंगे कि लैक्टिक एसिड के सैंपल को लेके जब इसको पोलैरिमीटर से चेक किया गया कि ये सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो लैक्टिक एसिड के सैंपल को जब पोलैरिमीटर में इसमें यूज किया गया, पोलैरिमीटर के अंदर आके इसमें लाइट को फॉल किया गया, तो लैक्टिक एसिड का जो सैंपल था, एक सैंपल ऐसा था जो लाइट एक्सिस को रोटेट करवा रहा था क्लॉकवाइज, और लैक्टिक एसिड का एक और सैंपल तैयार किया गया और उसको यहाँ पर इसमें पोलैरिमीटर में यूज करके और इस पोलैरिमीटर को यूज करके यहाँ पर उसको जब उसका बिहेवियर चेक किया गया लाइट का बिहेवियर के ऊपर, तो उस सैंपल ने लाइट एक्सिस को रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन कि लैक्टिक एसिड का जो सैंपल होता है लाइट एक्सिस को दो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करवाया। एक सैंपल ऐसा था
रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक सैंपल ऐसा था जो राइट एक्सिस पे रोटेट कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब सैंपल लैक्टिक एसिड का है, दो डिफरेंट इसके सैंपल हैं लैक्टिक एसिड के, एक सैंपल रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा सैंपल रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर वहां पर साइंटिस्ट ने ये देखा कि इसका मतलब है कि इसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। लैक्टिक एसिड जो होता है इसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, जिस वजह से एक रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज और दूसरा रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। इनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। वो स्ट्रक्चर कैसा डिफरेंट होगा इसमें, ये है फार्मूला 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, इट इज आयोबिक नेम ऑफ लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का आयोबिक नेम है और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन एटम के साथ ये चार डिफरेंट ग्रुप हैं जो इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड। अब यहां पर ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है। एक ये स्ट्रक्चर इसका है। अगर इस स्ट्रक्चर के सामने अगर मिरर रखा जाए, अगर ये इसके सामने मिरर रखा जाए तो मिरर में इसका जो इमेज होगा वो ऐसा होगा। मिरर में इसका जो इमेज होगा वो ऐसा होगा, ये मिरर के सामने यहां पर होगा और ये मिरर से अलग होगा यहां पर। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट है यहां पर। ये कैसे डिफरेंट है, लेट्स से मैं आपके सामने एक मॉडल यहां पर रखूंगा। ये है, आप इमेजिन करो कि ये लैक्टिक एसिड का सैंपल है, ये एक स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड का। अगर मैं इसके सामने रखता हूं मिरर, आईना, तो मिरर में मुझे इसका जो इमेज नजर आएगा वो ऐसा नजर आएगा। मिरर में इसका इमेज मुझे इस तरह का नजर आएगा। ये ग्रीन के सामने, ये व्हाइट के सामने और ये ब्लू इसके सामने और रेड इसके पीछे और इसके रेड पीछे होगा। ठीक है, इसके सामने इसमें यहां पर इसका इमेज ऐसा होगा। ये दो कंपाउंड आइडेंटिकल नहीं है, ये दो स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कैसे आता है, ये दो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। अगर मैं इसके ऊपर इसे रखता हूं तो ये सारे एटम आइडेंटिकल नहीं होंगे। एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को ये सुपर इंपोजेबल नहीं कर सकेगा, ये छुप नहीं सकेगा। ये दो सेम है, ये दो सेम है, मगर ये सेम नहीं है। ये यहाँ पर इसमें रेड शो हो रहा है, यहाँ पर ग्रीन है, ये सेम नहीं है क्योंकि ये है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बन रही है। दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो वो कंप्लीट सुपर इंपोजेबल ना हो सके, वो कंप्लीट छुप ना सके उसके ऊपर दूसरे के साथ। इट मीन कि वो है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो ऐसे कंपाउंड को हम इनएंटियोमर्स कहते हैं। ऐसे दो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हों मगर वो मिरर इमेज एक दूसरे का मिरर इमेज हो और ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इनएंटियोमर्स कहते हैं। एक दूसरे के इनएंटियोमर्स होते हैं। दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और ये इनएंटियोमर्स होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए एक रोटेट करवाता है राइट एक्सिस को क्लॉकवाइज और दूसरा रोटेट करवाता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर तीसरा सैंपल अगर 50% इसे लिया जाए, 50% अगर इसको लिया जाए, उन दोनों का सॉल्यूशन बनाया जाए और सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर को, उसके ऊपर लाइट को फॉलो किया जाए तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो भी तीसरा जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा स्ट्रक्चर इसमें। इसलिए दो लैक्टिक एसिड के दो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या होते हैं दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कंपाउंड। These are enantiomers to each other. These are enantiomers to each other. ये है टॉपिक आज का जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है कि कायरल सेंटर क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है। और एक और चीज अगर इसमें बताऊं आपको कि जिन कंपाउंड में एक कार्बन कायरल होगा वो में श्योरिटी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, मगर जिन कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन कायरल हो उनको 100% श्योर नहीं कह सकते आप कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे
वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऑप्टिकल एक्टिव तब होंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें दो कायरल सेंटर हो, दो कार्बन होते हैं कायरल में, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। वो तब कब होंगे वो उनमें पहला सिमेट्री एब्सेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। अगर ये एब्सेंट होगी तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। मगर जिन कंपाउंड में एक कार्बन कायरल होता है वो श्योर है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे ये कंपाउंड एक कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया होगा कि कायरलिटी क्या होती है, ट्रांसमिट्री क्या होती है, डायसिमेट्री क्या होती है, पोलैरिमीटर से किस तरह हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को चेक कर सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव लैक्टिक एसिड के किस तरह हम चेक कर सकते हैं।